मेरी जो फ्लाइट थी वो थी 18 अप्रैल दोपहर 3 बजे के करीब एम्स्टर्डम से लाहौर के लिए, जिसमें कनेक्शन था दुबई में 3 घंटे का। अच्छा, 3 घंटे रुकना था दुबई में 3 घंटे रुकना था और जहाज चेंज करना था। मेरा पूरा दिन तो तबाह हो गया वहां पे एयरपोर्ट पे। मैं कहीं जाने के काबिल भी नहीं था इस सारी सिचुएशन में। मेरी जो फ्लाइट थी लाहौर की दुबई से, वो थी दुबई टाइम के मुताबिक 3:15 बजे, और मैं पहुंच ही 7 बजे रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि वो फ्लाइट मिस हो गई है मेरी। ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि टोटल पूरे एयरपोर्ट पे मेरा ख्याल 20 से 25 लोग होंगे जो कि हजारों बंदों को डील कर रहे हैं। हालांकि ऐसे मौके पे तो स्टाफ ज्यादा आना चाहिए, होना चाहिए। एग्जैक्टली। जो स्टाफ था वो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगा रहा था एक पासपोर्ट को एंटरटेन करने में। अब आप इमेजिन करेंगे, मैं तकरीबन सुबह 8 बजे लाइन में लगा हूँ। ठीक है, सुबह 8 बजे 19 अप्रैल को। ठीक है। और मुझे शाम को 5 बजे बोर्डिंग पास मिलता है नया, और होटल मिलता है, और मैं 8 घंटे उधर लाइन में खड़ा रहा हूँ। अच्छा। और उसी लाइन में जो है वो बच्चे भी हैं, हर उम्र के लोग हैं। कुछ लोगों को तो ऑब्वियसली इतना आइडिया नहीं होता कि उनके पैसेंजर राइट्स क्या हैं। मुझे तो आइडिया है कि अगर फ्लाइट लेट होती है तो क्या किस किस बेस पे मैं लड़ सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 रोज कबल मुत्तहिदा अरब अमारात ख़ुसूसी तौर पे दुबई में जो तूफ़ान आया, उसने दुबई की ज़िंदगी को तलपट करके रख दिया। और सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो महसूस किया गया, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो दुबई एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को, आने वालों को, जाने वालों को, और कई रोज़ तक। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ही ये तूफ़ान थमा, दुबई की ज़िंदगी मामूल पर आ गई। जबकि हमारे यहाँ ज़रा कराची में देखें, थोड़ी सी बारिश होती है तो कई माह तक उसके असरात रहते हैं। बहरहाल दुबई में जो कुछ भी हुआ, मुसाफिरों के साथ जो कुछ होता रहा, उसकी रूदात थोड़ी सी जानने के लिए हमने आज मदऊ किया है। हमारे साथ हैं उसामा जमील साहब। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये होते हैं नीदरलैंड में, हॉलैंड में। ये वही मुल्क है जहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी कि उन्होंने वहाँ से एटमी टेक्नोलॉजी चोरी की, पाकिस्तान ले आए, पाकिस्तान का एटम बम बना दिया। लेकिन वो सज़ा फिर जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपील में गए तो वो ख़त्म हो गई थी। उसामा जमील साहब किस तरह से मुतासर हुए, वहाँ पे नीदरलैंड में ही ये मुतासरीन में शामिल हो गए थे। अभी इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ नहीं किया था बाकायदा, लेकिन मुतासरीन में शामिल हो गए। फिर दुबई में इन पर क्या गुजरी, कैसे इनको होटल में जाना पड़ा, और होटल में जाने से पहले किस तरह वहाँ पे लाइनों में लगे रहे, दुबई की क्या सूरत हाल थी, उसामा जमील साहब से पूछते हैं कि वो शुरू से एंड तक हमें बताने की कोशिश करें। और जहाँ जहाँ पे सवाल करना ज़रूरी हुआ तो वहाँ पे सवाल भी हम कर लेंगे। जुनाब उसामा जमील साहब, ज़रा शुरू कीजिए, बताइए हमें। मेरी जो फ्लाइट थी वो थी 18 अप्रैल को दोपहर 3 बजे के करीब एम्स्टर्डम से लाहौर के लिए, जो कि जिसमें कनेक्शन था दुबई में 3 घंटे का। अच्छा, 3 घंटे रुकना था दुबई में 3 घंटे रुकना था और जहाज चेंज करना था। अच्छा, ठीक है। लेकिन एयरलाइन एक ही थी? हाँ, एमिरेट्स की। एमिरेट्स की, और दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से। हाँ, और मेरे लिए तो कुछ इस तरह से था कि मैं पहली दफा जो है वो एमिरेट्स में ट्रैवल कर रहा था। अच्छा। और मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था, लेकिन जो एक्साइटमेंट थी वो बड़ी डिफरेंट तरीके में चेंज हो गई इस बार। तो दैट वाज अ बिट शेम। तो खैर, फ्लाइट मेरी थी 3:15 के करीब एम्स्टर्डम से दुबई के लिए। अच्छा, शाम के? दोपहर जी, ठीक है। और क्योंकि मैं एम्स्टर्डम से थोड़ा दूर रहता हूँ तो मैं तकरीबन 11:30 बजे ही सुबह एयरपोर्ट पहुंच चुका था। अच्छा। और जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा हूँ तो तब मुझे उनकी ईमेल आती है कि फ्लाइट जो है ना 1 घंटा लेट हुई है। मैंने कहा चले खैर, 1 घंटा का तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब करते करते जो है ना, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कभी घंटा लेट और हो रही है, 2 घंटे और लेट हो रही है, लेट से लेट होती जा रही है फ्लाइट। तो करते करते जो है ना, जो फाइनल ऑफिशियल टाइम मिला वो मिला रात के तकरीबन 10:30 बजे। अच्छा जी। और 7-8 घंटे लेट। एक घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा लेट होती रही। अच्छा। ईमेल्स मुझे आती रही उनकी। एयरपोर्ट पे आप बैठे हुए? मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ और मैं वापस भी नहीं जा सकता था क्योंकि मैं दूर रहता था। एक तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरी चीज ये थी, क्योंकि अगर तो वो सुबह ही मुझे बता देते कि रात को 10:15 बजे फ्लाइट जानी है,
तो मैं अपना कोई बंदोबस्त कर देता, या एम्स्टर्डम में कोई मैं होटल लेके रुक जाता, स्टे कर लेता। लेकिन उनको पता था कि इतनी लेट हो सकती है या हो जानी थी? उनको भी नहीं पता था मेरे ख्याल में, क्योंकि जो फिर एक और तरीका होता है आपको ये जानने का डिले का। तो मैंने ना वो फ्लाइट ट्रैक करना शुरू की जो कि दुबई से एम्स्टर्डम आनी थी, जिसने हमें एम्स्टर्डम से दुबई वापस लेके जाना था। अच्छा ठीक है। क्योंकि मोस्टली एयरलाइंस में इस तरह ही होता है कि उसी कंट्री से फ्लाइट आती है और वही फ्लाइट आपको वापस लेके जाती है। तो वो मैंने फ्लाइट फाइंड की कि कौन सी फ्लाइट आ रही थी, और वही फ्लाइट जो है दुबई से लेट थी, जो जिसने एम्स्टर्डम पहुंचना था। अच्छा। तो खैर जब वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ाते गए तो फिर मैं उस फ्लाइट को ट्रैक करना शुरू हो गया। फिर मुझे अंदाजा होना शुरू हो गया कि रात को 10 बजे से लेट नहीं होगी, क्योंकि वो फ्लाइट उधर से चल पड़ी है। ठीक। खैर उसके बाद मेरा पूरा दिन तो तबाह हो गया वहां पे एयरपोर्ट पे। ऑलरेडी मैं तकरीबन 8-9 घंटे से वहां पे था। तो वहां पे एयरपोर्ट पे खाना शाना वो जो वहां पे ऐसा था कि एमिरेट्स में मैंने अपना जो है मेरे 2 लगेज बैग थे वो मैंने अपने सबमिट करवा दिए। उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिए। अच्छा। और उन्होंने मुझे 20 यूरो का वाउचर दिया कि आप जो है ना ये एयरपोर्ट से ये रेस्टोरेंट्स हैं, इसमें ये क्लेम करके खाना खा सकते हैं दोपहर का। अच्छा ठीक है। वो खैर मैंने अवेल कर लिया था। उसके अलावा मैंने उनसे कंपनसेशन मांगी थी कि मुझे आप होटल स्टे दें, क्योंकि ये 8-10 घंटे का स्टे बन रहा है। तो एयरपोर्ट पे मुझे होटल में स्टे दें, मैं बैठ के जो है तंग आ रहा हूँ। अच्छा। तो वो कह रहे थे कि ये हमारी पॉलिसी में फिलहाल नहीं है, तो हम नहीं दे सकते ये। अच्छा, ऐसे बैठो। हाँ जी। तो इधर बैठो या बेशक बाहर चले जाओ। मैंने क्योंकि इमिग्रेशन नहीं अभी करवाई थी, सामान जमा करवा के मैं अभी वेट कर रहा था बाहर ही कि जैसे कोई फ्लाइट की सिचुएशन फाइनलाइज होती है तब मैं इमिग्रेशन करवाता हूँ, वरना मैं बाहर ही एम्स्टर्डम में ही कहीं रुक जाऊंगा या कुछ देख लूंगा। एनीवेज, तो करते कराते जो है। अच्छा, आप किस कस्बे से आए थे? वो जरा नाज़रीन के लिए हो जाए। कस्बा टाउन है एंस्केडे कहलाता है। अच्छा। ये ईस्ट नेदरलैंड्स में, ठीक है, जर्मन बॉर्डर के पास है, 2 घंटे दूर है एम्स्टर्डम से। ठीक है। तो जारी बात है, सामान के साथ वापस जाना घर और फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर घंटा 2-2 घंटे और 2-2 घंटे का डिले जो है वो इंतजार पे इंतजार जो है ना वो ज्यादा तंग कर रहा था, क्योंकि आपको पता हो कि इतने बजे है तो बंदा अपना को प्लान कर लेता है कि मैंने क्या करना है। तो मैं कहीं जाने के काबिल भी नहीं था इस सारी सिचुएशन में। तो एनीवेज रात को जब फ्लाइट ऑन बोर्डिंग शुरू हो गई, और बोर्डिंग शुरू होने के बावजूद भी कुछ डिलेज थे एयरलाइन के या एयरपोर्ट के। फ्लाइट एक्चुअली जो है तकरीबन रात को 12 बजे डिपार्ट हुई, 10-10:30 के बजाय भी 1.5 घंटा मजीद लेट हुई। और इस तरह 12-12:30 के करीब फ्लाइट उधर से डिपार्ट हुई है, टेक ऑफ हो गई एम्स्टर्डम से। और मैं तकरीबन पहुंचा हूँ सुबह 7 बजे के करीब। अच्छा, दुबई में। अच्छा, 7 घंटे का सफर। हाँ, दुबई टाइम के मुताबिक मैं सुबह 7 बजे दुबई पहुंचा। वैसे सफर भी 7 घंटे के बना? हाँ। अच्छा, ठीक है। तकरीबन 7 घंटे की, 6.5-7 घंटे की फ्लाइट है। ठीक है। तो मैं सुबह 7 बजे के करीब में दुबई पहुंच गया था 19 तारीख को। तो 19 की सुबह में हाँ, सही। मैं सुबह 7 बजे दुबई पहुंचा, जो कि मैंने पहुंचना था रात के 12 बजे टेक्निकली जी। तो लेकिन वो मैं नहीं पहुंचा। और मेरी जो फ्लाइट थी लाहौर की दुबई से, वो थी दुबई टाइम के मुताबिक 3:15 बजे। ठीक है। और मैं पहुंच ही 7 बजे रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि वो फ्लाइट मिस हो गई है मेरी। ठीक है। और खैर 7 बजे मैं दुबई पहुंचने के बाद जो है, अब मेरा पहला प्लान ऑफ एक्शन ये है कि मैंने एमिरेट्स के काउंटर पे जाना है, और काउंटर पे जाके जो है मैंने अपना बोर्डिंग पास नया लेना है अगली फ्लाइट लाहौर के लिए। और वहां पे जाके मैं देखता हूँ कि अजीब ही तमाशा है। एयरपोर्ट का जो फ्री जोन है जहाँ पे लोग होते हैं, वहां पे जो है लोग खचाखच भरे हुए हैं। ठीक है। लोग जमीनों पे सोए हुए हैं, और बच्चे समेत जो है ना, जैसे अल्लाह माफ करे, जैसे हमारे इधर जना हॉस्पिटल में सिचुएशन होती है मरीजों की, इस तरह जो है बहुत ज्यादा रश और लोग रश हो जाए तो हॉस्पिटल में ऐसे ही होती है। ऐसे ही होता है। तो बेसिकली सारे लोग जमीनों पे लेटे हैं और बच्चों समेत, और फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा, आप तो आ गए 7 बजे, लेकिन वहां पे दुबई में ये सूरत हाल कब से थी? दुबई में ये सूरत हाल जो है पिछले कोई 4-5 दिनों से थी, जब से बारिश स्टार्ट हुई थी, कोई 14-15 तारीख से।
अब सिचुएशन ये थी कि वहां पे जो फ्लाइट ऑपरेशन अच्छा, आप लोगों को उन्होंने उस वक्त आने की इजाजत दी जब उन्होंने ये सोच लिया, ये देख लिया कि सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है, नॉर्मल, तकरीबन नॉर्मल हो गई। हाँ, उससे पहले तो उन्होंने आने नहीं उससे दिया। पहले तो फ्लाइट ही नहीं चल रही थी, नहीं चल रही थी, ठीक है। लेकिन आपकी खुशकिस्मती कि आपको ज्यादा देर वहां पे नहीं रुकना पड़ा। हाँ जी, 2-3 दिन पहले की होती तब भी आप इसी तारीख को इसी टाइम पहुंचते जहाँ। बिल्कुल ऐसे ही। जी, तो जब उस एयरपोर्ट पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि 4-5 दिन के पहले के फंसे हुए थे, जी, ठीक है। जिनकी फ्लाइटें जो है रनवे पे पानी आने की वजह से बिल्कुल कैंसिल हो चुकी हुई थी। ठीक है। लेकिन जब मैं दुबई पहुंचा हूँ तो रनवे क्लियर था, धूप निकली हुई थी और कोई पानी के आसार जो है एयरपोर्ट पे मुझे नजर नहीं आए। लेकिन जो पानी ने जो चीजें लोगों के ऊपर छोड़ दी थी वो नजर आ रही थी कि लोगों की जिंदगी किस तरह उधर हुई है। वहां पे एक लंबी लाइनें हैं लोगों की बोर्डिंग पास नहीं है, बोर्डिंग पास लेने के लिए जी, ठीक है, या टिकट रीस्केड्यूलिंग के लिए, और हजारों बंदा है। और पूरे एयरपोर्ट में मेरा ख्याल है 3 से 4 डिफरेंट जगह थी, एक अराइवल हॉल में, एक डिपार्चर हॉल में और एक फ्री जोन में। अच्छा, जहाँ पे उनके काउंटर्स थे और तीनों हॉल्स, तीनों डिफरेंट एरियाज में हजारों लोग खड़े हैं। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि 8 से 9 बंदे जो हैं सिर्फ टोटल हर एरिया में, मतलब आप कह सकते हैं कि टोटल पूरे एयरपोर्ट में मेरा ख्याल 20 से 25 डेस्क होंगे। अच्छा, 20 से 25 लोग होंगे जो कि हजारों बंदों को डील कर रहे हैं। हालांकि ऐसे मौके पे तो स्टाफ ज्यादा आना चाहिए, होना चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। और दूसरा ये है कि लाइनें इतनी भी लंबी नहीं थी जितनी स्लो जो है वो प्रोसेस कर रहे थे। अच्छा, बेसिकली एक पासपोर्ट के ऊपर या एक टिकट, बंदे की टिकट रीस्केड्यूलिंग पे मेरा नहीं ख्याल कि आपको 5 मिनट से ज्यादा लगने चाहिए। ठीक है, क्योंकि पास में भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है टिकट रीस्केड्यूलिंग का। ठीक है। और इवन के अगर आपकी फ्लाइट ज्यादा लेट है तो एयरलाइन होटल भी प्रोवाइड करती है। तो अब एयरलाइन अगर होटल प्रोवाइड करती है, होटल अरेंज करना और नई टिकट देना मैक्सिमम 5 मिनट का काम है। ठीक है, एक पैसेंजर के लिए। लेकिन जो स्टाफ था वो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगा रहा था एक पासपोर्ट को एंटरटेन करने में। जो मुझे समझ आई, जो मेरी अकल कहती है वो ये कहती है कि एमिरेट्स के एम्प्लॉयज को शायद ये इंस्ट्रक्शन थी कि ज्यादा से ज्यादा लेट करो, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा लेट करेंगे तो पैसेंजर्स का ज्यादा से ज्यादा टाइम एयरपोर्ट पे ही जाया हो जाएगा और कम से कम घंटों के लिए होटल जो है पैसेंजर्स को देना पड़े। ठीक है। तो अब आप इमेजिन करेंगे मैं तकरीबन सुबह 8 बजे लाइन में लगा हूँ। ठीक है, सुबह 8 बजे 19 अप्रैल को। ठीक है। और मुझे शाम को 5 बजे बोर्डिंग पास मिलता है नया और होटल मिलता है और मैं 8 घंटे उधर लाइन में खड़ा रहा हूँ। अच्छा। और उसी लाइन में जो है वो बच्चे भी हैं और हर उम्र के लोग हैं। कोई वो सीनियर सिटीजन को भी सपोर्ट करने की कोई वो उधर वो फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है। और कुछ लोग जो फैमिलीज वाले थे या जो मल्टीपल लोग ग्रुप में ट्रैवल कर रहे थे, उनमें उसमें ये था कि एक बंदा जो है वो लाइन में खड़ा है और बाकियों के पासपोर्ट हाथ में पकड़ते हैं और वो हर 1 घंटे के बाद जो है ना दूसरा बंदा जो रेस्ट कर रहा है वो उसकी जगह आके खड़ा हो जाता था। इस तरह वो आपस में उनको ये एडवांटेज था कि वो ना रिलैक्स हो जाते थे। लेकिन जो लोग अकेले थे जैसे कि मैं था, वो बेचारे जो थे वो बाज़ अपनी लाइन में जमीन पे भी बैठ रहे थे। ठीक है, तंग आके, और जैसे ही 15-20 मिनट आधे घंटे बाद कोई एक आधा बंदा फ्री होकर निकलता था तब लाइन आगे जाती थी। ठीक है। तो इस तरह की मिजरेबल सिचुएशन थी। नाश्ता मैंने नहीं किया उस दिन। पानी तक भी, पानी उन्होंने अरेंज किया था एयरलाइन ने वहां पे जो लोग खड़े थे उनके लिए, लेकिन कोई खाने पीने का कोई। अच्छा, जो 5-6 दिन से वहां पे फंसे हुए तो उनके लिए तो शायद खाने का ही मसला होगा उन दिनों में। हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है ना खाने पे मेरा नहीं ख्याल कि एमिरेट्स इतना वो कर रही थी, क्योंकि मुझे उनकी तरफ से जो है वो ईमेल पे कूपन आया था कि आप ये कूपन जो है वो एयरपोर्ट पे कुछ खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन क्योंकि मैं लाइन में लगा था तो वो मैं कूपन अवेल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं लाइन छोड़ के जाता तो मेरी बारी चली जाती। अगले पिछले से आपकी कोई वाकफियत नहीं हुई बड़ी जरा? हाँ, वाकफियत हुई, बीच में एक आधे से मेरी वाकफियत हुई। मैंने अपना जो है वो सामान जो मैं समझता था कि इतना भी वो चोरी हो भी जाए इतना मसला नहीं है, वो एक आधी चीज मैं वहां पे रख गया। अच्छा। तो मैं बीच में एक दफा बस गया वॉशरूम होने के लिए 8 घंटों में। ठीक है।
लेकिन दिमाग तो उधर फंसा हुआ था कि हाँ जी, टिकट लेनी है या जो भी करना है। तो खाने पीने की तरफ जो है ना मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि लाइन में लगना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो खैर वो 7-8 घंटे मैंने कुछ खाया पिया नहीं, बस पानी पिया और अपनी बारी का इंतजार किया। और एट द एंड बोर्डिंग पास मिला। अब मुझे शाम को 5 बजे बोर्डिंग पास मिलता है। पीछे मेरी खैर तबीयत भी खराब हुई इस लाइन में लगते हुए। अच्छा। मैं थोड़ा सा फेंट कर रहा था, तो फिर उन्होंने आके मुझे चेकअप वगैरह किया। अच्छा, डॉक्टर ने स्टाफ। हाँ, क्योंकि मेरा शुगर लेवल डाउन हो चुका था कुछ ना खाने से। तो खैर फिर उन्होंने मुझे दोबारा एंटरटेन किया और करके जो है मुझे दोबारा बोर्डिंग पास मिला। अगले दिन सुबह 3:15 की फ्लाइट जो लाहौर आती है। अच्छा। शाम को 5 बजे बोर्डिंग पास मिल रहा दोबारा। 5 बजे अगले दिन सुबह 3 बजे का, आधी रात के बाद 3 बजे। हाँ जी, ठीक है। तो तकरीबन 10 से 8-10 घंटे बाद। हाँ, तो मतलब जो टेक्निकली मुझे जो है सुबह 9-10 बजे मिल जाना चाहिए था, ताकि मैं होटल जाके आराम करता, क्योंकि मैं फ्लाइट में भी नहीं सो पाया था। एक दिन पहले भी मैं पूरा दिन एयरपोर्ट पे जागता रहा हूँ या बैठा रहा हूँ, तो सोया तो मैं बिल्कुल नहीं। होटल के ऊपर भी वो पहले कह रहे थे ये होटल नहीं है। मैंने उन्हें थोड़ा सा पुश किया कि ये तो कोई तरीका नहीं है आप लोगों का कि होटल नहीं है। फिर उसने होटल थे, उनके पास सारा कुछ था, बस वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे कि जितनी बचत हो सके हम अपनी बचत कर लें। खैर उन्होंने मुझे दे दिया, लेकिन उन्होंने टाइम काफी बचा लिया, क्योंकि इनका मेरा ख्याल आवरली कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका, पर डे तो होटल इनको चार्ज नहीं करता। तो उसमें जो है इन्होंने अब मेरे पास क्योंकि दुबई का वीजा नहीं था, मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो उन्होंने मुझे होटल वीजा भी अरेंज किया है उसी बेस पे, ट्रांजिट वीजा, और होटल दिया, और उन्होंने फिर इमिग्रेशन करवा के दुबई मैंने एग्जिट किया, और शटल में ये जो है वो मुझे होटल छोड़ा। ऑल्दो होटल अच्छा था, ठीक है, और ऑब्वियसली एयरलाइन की वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको मेंटेन करने पड़ते हैं। पीसी हिल्टन कौन सा? हिल्टन में ठहराया था मैं, दुबई के बिल्कुल सेंटर के पास। मेरे पास सिर्फ अब जब मैं होटल पहुंचा हूँ, चेक इन वगैरह करते कराते रास्ते में भी टाइम लगा, तो मुझे कोई 7-7:30 शाम के हो चुके। ठीक है। उसके बाद खैर मैंने फ्रेश हो गए। सबसे पहला काम तो मैंने खाना खाया वहां पे, वो इंक्लूडेड था ऑब्वियसली, और खाना खाने के बाद जो है मैंने 8 बजे मैं सो गया हूँ। 10 बजे 10:30 बजे का अलार्म लगा के मैं बड़ी मुश्किल उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, और थकावट नींद सारा कुछ है। तो खैर वो एक दोस्त है दुबई में, वो उससे मुलाकात की, वो आया, उसने मुझे दोबारा जो है एयरपोर्ट ड्रॉप किया, क्योंकि एयरलाइन की तरफ से ये था कि आप टैक्सी लेके आ जाएं, हम आपको उसके रीइंबर्स कर देंगे। लेकिन खैर मेरा दोस्त था, तो वो मुझे ड्रॉप कर 1:45 के करीब में एयरपोर्ट पहुंच गया। ठीक है। और इमिग्रेशन करवाई, और दोबारा मैं अपने गेट पे पहुंचा जो लाहौर फ्लाइट आनी थी, और उस पे खैर रश था, लोग जो थे काफी उनकी तबीयतें खराब थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो कि मदीना से आ रहे थे, और उनकी भी काफी जारी पता उनका पहले वो उम्रा और वो सारा सफर से आ रहे हैं, और इधर से वो भी काफी दिन से वो तंग आ रहे थे। कुछ लोगों को तो ऑब्वियसली इतना आइडिया नहीं होता कि उनके पैसेंजर राइट्स क्या हैं। ठीक है। मुझे तो आइडिया है कि अगर फ्लाइट लेट होती है तो क्या किस बेस पे मैं लड़ सकता हूँ। सही। लेकिन सारी बात है, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमारे राइट्स क्या हैं, तो वो बेचारे वो एयरपोर्ट पे ही बैठे रहे, उन्होंने होटल भी नहीं मांगा। ठीक है। तो मैंने फिर 2-2.5 घंटे सो लिया इस तरह, और एनीवेज फिर जनाब ये फ्लाइट आपकी जो और आती है टाइम पे थी, वो लेट नहीं हुई। अच्छा, अभी आप ये बताएं कि आप वहां से जो आपकी फ्लाइट चली है लाहौर पहुंचने तक कितने घंटे लगे? नॉर्मली जो है मुझे वहां से लाहौर पहुंचते हुए लगभग 17-18 घंटे लगते हैं। अच्छा, तो इसको मिला के आप लगा लें कि 17-18 घंटों में आप 24 घंटे और ऐड कर लें। ठीक है, तो ये बन गए आपके 41-42 घंटे। हाँ, ठीक है, सही, ठीक है। हाँ, तकरीबन मैं 42 घंटों में अच्छा पहुंचा हूँ, और 42 घंटों में पहुंचा हूँ। और जब मैं लाहौर पहुंचा हूँ, तो यहाँ पे आके जो है एक और खबर मिलती है कि मेरा जो सामान है, जो लगेज बैग थे, अच्छा, मेरे 2 लगेज बैग थे, वो कन्वे बेल्ट पे नहीं थे। अच्छा, उनको खैर मैंने काफी ढूंढा, नहीं मिले।
तो मैंने, और बहुत से और लोग थे जिनका सामान मिसिंग था। अच्छा। तो एमिरेट्स का जो है वो इधर लाहौर एयरपोर्ट पे जो कंप्लेन सेंटर है वहां पे जाके शिकायत की, अपने जो बोर्डिंग टैग थे सामान के वो उनको दिखाए, और उन्होंने वेरीफाई किया सिस्टम में। उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 200 बैग जो है वो आया ही नहीं है। अच्छा, वही रह गया, वो दुबई में ही रह गया। क्यों? वो कह रहे हैं कि क्योंकि इतनी बुरी सिचुएशन है फ्लाइट्स की, तो लोगों का सामान भी इधर उधर हुआ पड़ा है। तो अभी जो है इस फ्लाइट में पिछले दिन की फ्लाइट के कुछ सामान आज पहुंचा है। ठीक है। तो आपका सामान जो है, तो अब तक की क्या सूरत हाल है? नहीं आया आपका सामान? अब तक की सूरत हाल है कि मैं हफ्ते की सुबह 7 बजे का लाहौर पहुंचा हूँ। ठीक है। और क्या उसे कहते हैं, मैंने क्लेम सबमिट किया है। मेरे पास ऑनलाइन में एमिरेट्स की ट्रैक पे ट्रैकिंग कर सकता हूँ। आज पीर सोमवार है, आज पीर हो गया है और ये शाम के 6 बजने वाले हैं। जिस वक्त आपके सामने ये वीडियो पब्लिक होगी तो 6 बजे तक इनका सामान नहीं इनको मिला, अभी तक नहीं मिला। और अगर मैं एमिरेट्स की ऑनलाइन वेबसाइट पर ट्रैकिंग कर रहा हूँ तो मेरे दोनों बैग का उनके पास कोई ट्रेस नहीं है अभी तक। अच्छा। उन्हें यही नहीं पता कि मेरे बैग है कहाँ पे, दुबई में है, एम्स्टर्डम रह गए हैं, कहाँ रह गए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता अभी। लेकिन वो मिल जाएंगे, थोड़ा डिले हो जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। क्यों? अब जिस तरह सिचुएशन, जिस तरह टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, तो मेरी जो उम्मीद है ना वो दम तोड़ती जा रही है। हाँ, क्योंकि नाउमीदी में बदल रही है। हाँ, और मेरे पास मेरे सारे कपड़े, मेरे जारी बात है 100 उसमें गिफ्ट्स और 100 कीमती चीजें उसके अंदर हैं। लेकिन लैपटॉप आपके पास, लैपटॉप मेरे पास था, मोबाइल आपके पास। हाँ, तो अभी मेरे पास कपड़े भी इवन के नहीं है, बल्कि मैंने घर से पुराने कोई कपड़े निकाल के जो है वो पहन के गुजारा कर रहा हूँ। ठीक है। तो लेकिन देखते हैं क्या होता है। आप अमूमन फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, इस मतलब आपकी फैमिली यहीं पे थी? हाँ जी। अच्छा। तो मैं अकेले ही ट्रैवल कर। अच्छा, ये सामान की बात होगी। अच्छा, तो वहाँ पे जितनी तबाही हुई है उसको आपने देखा, शहर की तबाही को, बारिशों से, तूफान से? नहीं, तो जब मैं पहुंचा हूँ तो वहाँ पे एयरपोर्ट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल सिचुएशन। रनवे कोई पानी नहीं था। जो शेख जायद रोड है, जो मेन इनका दुबई का एरिया है, वो उन्होंने क्लियर ऑलरेडी कर दिया होगा। ठीक है। लेकिन जो मेरे दोस्त के मुताबिक जो दुबई में रहते हैं, उनके मुताबिक जो अभी जो रहायशी इलाके हैं, जो वहाँ पे अभी भी कुछ जगहों पे काफी पानी है। ठीक है। और अभी भी जो है ना सफाई सुथराई उस तरह से नहीं हुई। अच्छा, उसामा साहब, हमने ना ये देखा है कि दुबई में जिस तरह की तबाही हुई है, देखने से ज्यादा हमने सुना है। देखा इतना ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा वीडियो आई है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आई। लेकिन वैसे सुनने में आया कि बहुत ज्यादा तबाही हुई है। इसकी क्या वजह है? वीडियो सामने नहीं आ रही, वहाँ पे फुटेज नहीं सामने आ रही। उसकी एक वजह है कि जो कि मुझे पता है, दुबई गवर्नमेंट ने जो है वो बेसिकली अपने शहरियों पे ऑर्डर लगाया है कि किसी ने तबाही की वीडियोस जो है वो शेयर नहीं करनी सोशल मीडिया पे, वरना वो फाइन होगा। नहीं, मेरा ख्याल है मुल्की लेवल पे बेहतर है कि अपनी वो बदनामी इसकी बजाय कि वो पूरी दुनिया में ये जाहिर हाँ शायद। लेकिन जो मुझे सुनने में आया वो ये है कि दुबई गवर्नमेंट ने जो है इसके ऊपर पाबंदी लगाई है कि आप जो है ये डिजास्टर की वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते। अच्छा, ये देखें, एक तो यहाँ पे तूफान आया, सऊदी अरब में भी इन्हीं दिनों ही बहुत जबरदस्त आया स्टॉर्म, वहाँ पे भी। आपको इस बारे में है कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं, मुझे उसका आइडिया। अच्छा, वहाँ भी बहुत ज्यादा। ये जरा चक्कर दिखाते हैं उस्मान साहब आपको। जी, ये थे हमारे साथ उसामा जमील साहब, जिन्होंने अपने सफर की रूदा सुनाई कि किस तरह से ये अपने उस मुल्क से निकले जिसमें ये होते हैं नीदरलैंड, हॉलैंड में, और उसके बाद कैसे दुबई में इनके साथ जो कुछ हुआ वो सारा कुछ आपको बताया। बहरहाल ये एमिरेट्स एयरलाइन है, दुनिया की पहली 2-3 एयरलाइन में इनका शुमार होता है। इनके साथ भी अगर ये कुछ हो सकता है तो फिर PIA का तो अल्लाह ही हाफिज है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और दुआ कीजिए कि हमारी PIA अच्छे दामों बिक जाए। अल्लाह हाफिज।